तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑडिट कमेटी, सेक्शन है 177। तो दोस्तों, कंपनी लॉ बेसिकली हमसे ये कहता है कि जब आपकी कंपनी एक पर्टिकुलर लिमिट या टर्नओवर को हिट कर जाए तो उसके बाद आपको कुछ लोग अपॉइंट करने हैं आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से सेपरेटली, जिनको आप कहेंगे एक कमेटी, और उस कमेटी का नाम होगा ऑडिट कमेटी। बेसिकली ये वो लोग हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जिन्हें फाइनेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट, अकाउंट्स, इन चीज़ों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। तो गाइस, सबसे पहले ऑडिट कमेटी किस कंपनी को बनाना ज़रूरी है। इट शैल बी फॉर्म्ड बाय ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज इन रूल 6। अच्छा एक मिनट, ऑल लिस्टेड कंपनीज प्लस प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, जो कहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है, रूल नंबर 6 में। अच्छा, तो रूल नंबर 6 में एग्जैक्टली क्या लिखा है? तो उसने कहा कि तुम लोग रूल 4 चेक करो ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। अरे यार, ये क्या है? एक तो रूल 6 में गए और वहाँ पे ये लिखा है कि तुम लोग रूल 4 में जाओ वापस से, जो कि है डायरेक्टर्स के चैप्टर का। अच्छा, तो एक बात समझ में आई कि रूल 4 जो है वो आईडी के लिमिट्स के बारे में बताता है। आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिमिट्स के बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये है कि आईडी की जो लिमिट्स है वो सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे ऑडिट कमेटी को बनाने के बारे में। प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज तो वैसे भी मैंडेटरी है। अब मुझसे आप ये पूछेंगे कि आईडी की लिमिट्स क्या है। मैं नहीं दिखाऊंगा पीयूसी, प्लीज मैं नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है वो लिमिट्स। डेफिनेटली यू माइट बी नोइंग दोज थिंग्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड मेजोरिटी ऑफ देम मस्ट बी आईडी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए मेजोरिटी, और मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए अपने को? 3 चाहिए। ये सेंटेंस माँ कसम बहुत मज़ेदार है। ऑल्सो मेजोरिटी डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, मेजॉरिटी लोगों को, फिर तो यही हाल होना है आपका। इसमें अरबिक में कुछ लिखा है, अस्सफाल अस्सफूल। उल्टी पकड़ी है। अच्छा, तो अब आते हैं इस चैप्टर के पूरे स्ट्रक्चर की तरफ और सेक्शन की तरफ। सेक्शन 177। गाइस, मैंने ऑडिट कमेटी का जो सेक्शन है उसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ड्यूटीज, सेकंड इज राइट्स, थर्ड इज पावर्स एंड फोर्थ इज कॉशंस। मतलब DRPC। मतलब ये मैं क्या करता हूँ, हर टॉपिक को यूजुअली DRPC में डिवाइड कर देता हूँ। D इज फॉर ड्यूटीज, R इज फॉर राइट्स, P इज फॉर पावर, C इज फॉर कॉशंस। अगर आप किसी भी टॉपिक को जो कॉम्प्लेक्स है उसे इस पार्ट्स में डिवाइड करते हो DRPC के, तो मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, दैट इज ड्यूटीज। ऑडिट कमिटीज की क्या क्या ड्यूटीज है? ड्यूटीज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो वो ड्यूटीज विच आर गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 177 सबसेक्शन 4, एंड द अदर्स आर विच आर गिवन बाय द एक्ट। अब एक्ट ने क्या ड्यूटीज दी है? सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10 को लेके दी गई ड्यूटी सबसे बड़ी है, दैट इज विजिल मैकेनिज्म विच कम्स अलॉन्ग विथ रूल 7। अब ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी टर्म है। पहले चेक करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो ड्यूटीज दी थी वो कौन सी। उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता सकता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि यार मुझे याद नहीं हो रहा, तो उसने मुझे बताया कि तू मेरा नाम ले और तेरे को याद हो जाएगा। अच्छा, आपको भी जानना है उसका नाम? अरे, मेरे दोस्त का नाम है समीर, और आपको तो पता ही होगा समीर कौन है। समीर है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ओके, तो गाइज आपको बस ये नाम याद रखना है, समीर ब्रो। समीर का स्पेलिंग ये रहा, और उसे ब्रो नहीं कहेंगे, व्रो कहेंगे। इंस्टाग्राम वाली लैंग्वेज चल रही है आजकल, ट्रेंडिंग है। ओके, तो समीर का नाम आप याद रखेंगे, समीर व्रो का, तो आपको पूरी ड्यूटीज़ का याद दिलाएगा वो, जो कि दी गई किसने दी है? बोर्ड ने दी है। किसको दी है? ऑडिट कमेटी को दी है। आप देख सकते हैं ये ड्यूटीज़, आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू रीड एंड लर्न देम एज वेल। फिर आते हैं विजिल मैकेनिज्म के बारे में। ये पता नहीं क्यों बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। नहीं, डरी मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा हूँ। बहुत कम शब्दों में इस चीज़ को समझते हैं कि विजिल मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है। ये उन कंपनीज को एप्लीकेबल है, पहले तो जो लिस्टेड है, एंड सेकंड इज कंपनीज विच एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, एंड सेकंड
हु हैव बोरोइंग्स अबव 50 CR। अच्छा, विजिल मैकेनिज्म उन कंपनीज को लगता है जो लिस्टेड है और ऐसी कंपनीज जो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है और जिनके बोरोइंग्स 500 CR से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आया कि विजिल मैकेनिज्म एग्जैक्टली है क्या। तो बेसिकली दिस इज अ दादाजी वाला कंसेप्ट। अच्छा, क्या क्या, एक मिनट, दादाजी वाला कंसेप्ट मतलब अगर घर में कुछ भी बुरा भला हो रहा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, मम्मी कर रही है ऐसा कुछ, या पापा या आपके बड़े ब्रदर या सिस्टर, तो आप किसकी तरफ दौड़ के जाओगे? दादाजी की तरफ, और उनको पूरा सीन बताओगे एंड डेफिनेटली ही विल एक्ट इन योर फेवर एंड योर इंटरेस्ट एंड ट्राई टू करेक्ट व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन योर हाउस। एग्जैक्टली कंपनी में जब कुछ गलत होता है तब एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स पे कुछ आ जाती है, उनको कुछ गलत लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक हो रहा है या कुछ भी चीज़ें गलत कंडक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली दे हैव द राइट टू रिपोर्ट इट टू सम हायर अथॉरिटी एंड दिस कंसेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज विजिल मैकेनिज्म। ये एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली है। अच्छा, तो विजिल मैकेनिज्म समझ में आया, ये किन कंपनीज पे लगता है ये भी समझ में आया। अब चेक करते हैं आगे का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इन क्राइटेरियाज में फंस गए, आपको विजिल मैकेनिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। अब पहले चेक करते हैं, डू यू हैव ऑडिट कमिटी? मतलब विजिल मैकेनिज्म तो अप्लाई हो रहा है आप पे, और फिर भी आप पे ऑडिट कमिटी का भी रूल अप्लाई कर रहा है क्या, आप चेक करेंगे। अगर हाँ, तो ऑडिट कमिटी विल लुक आफ्टर विजिल मैकेनिज्म। ऑब्वियसली दे विल हैव टू हैंड ओवर दीज मैटर्स। नेक्स्ट इज, इफ एनी मेंबर हैज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही शैल रिक्यूज हिमसेल्फ एंड लेट अदर मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी हैंडल दिस इशू। अगर उस विजिल मैकेनिज्म में जो भी मैटर आया उसमें ऑडिट कमेटी का कोई भी मेंबर रिलेटेड पार्टी की तरह पाया गया जिसका कुछ उस चीज में इंटरेस्ट है उस मैटर में, तो ही हैज टू मेक हिमसेल्फ सिट असाइड एंड मेक श्योर दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट मैटर एंड लेट अदर मेंबर्स हैंडल दैट इशू। नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू डोंट हैव एन ऑडिट कमेटी तब क्या करोगे? इजी है बॉस, ये सबसे इजी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल नॉमिनेट वन डायरेक्टर टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ विजिल मैकेनिज्म। आसान है, अगर आपके पास ऑडिट कमेटी है तो उसको दे दो काम। अगर आपके पास नहीं है, मतलब आप पे वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं कर रहे, तो आप एक ऐसा डायरेक्टर पकड़ो जिसको नॉमिनेट किया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, हु विल प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ विजिल मैकेनिज्म। अब एक चीज कॉमन है यहाँ पर, इन केस ऑफ रिपीटेड फ्रिविलियस कंप्लेंट्स एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज विल बी टेकन। मतलब क्या है सर, जब थोड़े लोग कुछ किसी भी चीज़ का एक डिसएडवांटेज उठाते हैं, किसी चीज़ के अब्यूज़ करते हैं किसी राइट को, तो डेफिनेटली ये प्रोविज़न काम करेगा। अगर डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ फेक कंप्लेंट्स लेके जा रहे हैं, फ्रिविलियस कंप्लेंट्स लेके जा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, ये भी था इजी बहुत। नेक्स्ट थिंग, राइट्स। राइट्स क्या है ऑडिट कमेटी का? छोटा सा राइट है, ऑडिट कमेटी मे कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स एंड डिस्कस इश्यूज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, स्कोप ऑफ ऑडिट एक्सेट्रा। मतलब ऑडिट कमेटी के पास ये राइट है कि वो ऑडिटर को बुलाए, चाय पानी के लिए नहीं, कमेंट्स करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। अच्छा, आगे क्या है? ऑडिट कमेटी के पास कुछ पावर्स भी है, माँ कसम क्या पावर्स है देखते हैं। ऑडिट कमेटी हैज अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एनी मैटर गिवन इन 177 सबसेक्शन 4। ये कहीं पर देखा है 177 सबसेक्शन 4? अरे यार, ये तो समीर ब्रो वाला है। मतलब ये जो भी मैटर्स लिस्टेड है समीर ब्रो के, उनमें से किसी भी मैटर पर इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी किसके पास है? ऑडिट कमेटी के पास। और एनी अदर थिंग, मतलब एनी अदर टॉपिक गिवन बाय द बोर्ड, 177(4) में कवर्ड है, प्लस वो मैटर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको बता दी कि भाई इस पे इन्वेस्टिगेशन कर दो। अब वर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है? सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8। देखते ही ये इंपॉर्टेंट क्यों है और हटके क्यों है। ऑडिटर्स एंड की मैनेजर पर्सनल्स कैन स्पीक इन ऑडिट कमिटी मीटिंग्स बट कैन नॉट वोट। मतलब वो सिर्फ मीटिंग में आएंगे, अपना मत बताएंगे, मतलब अपनी बात बताएंगे, लेकिन वो वोट नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंड वर्ड ऑफ क्वेश्चन इज मेक डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट ऑफ ऑडिट कमिटी कंपोजिशंस एंड मैटर्स रिकमेंडेड बाय ऑडिट कमिटी बट नॉट कंसीडर्ड बाय बीओडी। मतलब सुनो ना, 2 डिस्क्लोजर करने हैं बोर्ड रिपोर्ट में। अरे बोर्ड रिपोर्ट वो था ना एक कागज 134 वाला, हाँ, जो जनरल मीटिंग में दिखाता है, हाँ, तो उस चीज में अपने को 2 डिस्क्लोजर्स बनाना है। पहला डिस्क्लोजर क्या होगा? ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन। दूसरा डिस्क्लोजर क्या होगा? ऑडिट कमेटी ने कुछ सुझाव दिए
किसको? बोर्ड को। लेकिन बोर्ड ने वो सुझाव नकार दिए और कुछ अलग ही कर दिया, तो उसका आपको रीजन बताना है, ये कंसिडरेशन क्यों नहीं हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देना, एलैबोरेट करना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमने नटशेल में 177 कवर कर लिया है। अच्छा सुनो ना गाइस, लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, ये जो समीर ब्रो की ड्यूटीज़ है उसमें से जो आर है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें पढ़ना है। जो लोगों को कॉम्प्लेक्स वो भी लगता है, लेकिन देख लेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वी हैव टू लुक फॉर रूल 6A ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट। अच्छा तो देखते हैं एग्जैक्टली ये रिलेटेड पार्टी की जो ड्यूटीज़ है वो एग्जैक्टली क्या है। 177 सबसेक्शन 4 के हिसाब से ऑडिट कमेटी कैन अप्रूव और मॉडिफाई एनी आरपीटी, अरे यार, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको अप्रूव कर सकती है या फिर मॉडिफाई कर सकती है, कौन? ऑडिट कमेटी। अच्छा अब आएगा मज़ा। ऑल्सो ओमनीबस अप्रूवल फॉर ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कैन बी टेकन इन मैनर प्रिस्क्राइब, मतलब रूल 6 में। फिर से कहता हूँ, ओमनीबस अप्रूवल कैन बी टेकन फॉर ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ओमनीबस अप्रूवल मतलब एक ही बार में ऐसे लगातार जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सब के लिए एक ही बार में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ओमनीबस अप्रूवल। मतलब हर बार अप्रूवल मांगने जाओगे उससे अच्छा एक ही बार में मांग लो, काम खत्म कर दो। इट इज़ लाइक समवॉट को रिलेटिंग टू सेल्फ प्रोस्पेक्टस वाला थिंग, कि कितनी बार लेके जाओगे प्रोस्पेक्टस, एक ही बार बनाओ ना सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज यूज़ करती है, याद है? अच्छा याद आ गया। अब ये ओमनीबस अप्रूवल है ना, इसको लेके बहुत डरते हैं लोग, और मज़ा आएगा क्योंकि ये ना डरने वाला कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ओमनीबस अप्रूवल जब आप करोगे तो याद रखना उसके कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आप उन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर गए, फिर से कहता हूँ, अगर आप उन 5 क्राइटेरियाज को फुलफिल कर गए तो आपको ओमनीबस अप्रूवल मिल जाएगा। अच्छा वापस से, ओमनीबस अप्रूवल के लिए क्या चाहिए? 5 क्राइटेरियाज चाहिए, जो कौन अप्रूव कर दे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब चेक करते हैं ये 5 क्राइटेरियाज कौन से। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस एग्रीगेट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना आप आरपीटी में एंटर कर सकते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन। थर्ड इज एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर्स। फोर्थ, रिव्यू ट्रांजैक्शंस एट सच इंटरवल्स एज एसी डीम्स फिट, मतलब ऑडिट कमेटी को जो भी टाइम ठीक लगे उस हिसाब से उनको मॉनिटर किया जाएगा। एंड लास्ट इज ट्रांजैक्शंस नॉट टू बी कवर्ड इन ओमनीबस अप्रूवल, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है जो आप उन ओमनीबस अप्रूवल में नहीं ले सकते। अब सुनिए ना, ये जो हमने 5 क्राइटेरियाज देखे ना जिनका होना ज़रूरी है अप्रूव, वो 5 क्राइटेरियाज ना इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब जब आप ये 5 क्राइटेरियाज डिसाइड करेंगे ना, तो आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इन 2 फैक्टर्स को कंसीडर करना है, इन 2 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये 5 क्राइटेरियाज ड्राफ्ट करने। अब देखते हैं ये 2 फैक्टर्स कौन से हैं। पहला सिंपल, रिपीटेटिवनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, चाहे पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, वो ट्रांजैक्शंस कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीट होने की मतलब उसकी क्या वजह है, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। लास्ट इज जस्टिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ ओमनीबस अप्रूवल, क्या सचमुच में ये जस्टिफाइड नीड है ओमनीबस अप्रूवल मांगने का, ये आप चेक कर सकते हैं। इन 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये 5 क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल कर गए तो आपको मिल जाएगा ओमनीबस अप्रूवल, टैंटडैंग। और उसके साथ आपको बस थोड़ा सा उस स्टेटमेंट में और कुछ चीज़ें डालनी है। ऑब्वियसली ये सिंपल चीज़ है, आप क्या क्या डालोगे, जो भी आपके पार्टीज है उनका नेम डालोगे, जो भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूड करोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, बस। और अब एक नया पॉइंट आएगा, इंडिकेटिव बेस प्राइस और करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन प्राइस। बस आपको ये डेफिनेटली याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिकेटिव बेस प्राइस जो भी है या फिर जो भी करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है, उसमें जो भी डिफरेंस है उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बताओ और ये दोनों प्राइस भी कोट करो। लास्ट इज अदर इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल डिस्क्लोजर्स। अब ये 5 चीज़ें आपको आपके अप्रूवल में होनी ही चाहिए। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अबव डिटेल्स नॉट अवेलेबल और देर इज नो नीड ऑफ मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने का कोई नीड ही नहीं फेल्ट हो रहा है बीओडी को, तो द लिमिट पर ट्रांजैक्शन शैल बी 1 करोड़ रुपीज ओनली। ये आप प्लीज ध्यान में रखेंगे।
अब आते हैं बस एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ओमनिबस अप्रूवल के बारे में। पहला है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर। सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी भाई लोग सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, उसी तरह से ओमनिबस अप्रूवल भी 1 ईयर के लिए ही वैलिड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नो अप्रूवल कैन बी टेकन फॉर ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग सेल ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑफ कंपनी। माँ कसम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे प्लीज 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 हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कंपनी का जो भी अंडरटेकिंग है उससे सेल करने के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगे उनका कभी भी ओमनिबस अप्रूवल नहीं मिल सकता। अच्छा, और विजिल मैकेनिज्म के बारे में हमने सिर्फ एक आइडिया जानी थी, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये परफेक्ट वर्ड्स है जो एक्ट में से उठाए, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ विजिल मैकेनिज्म। दिस मार्क्स द एंड ऑफ अ ब्यूटीफुल सेक्शन कॉल्ड एज ऑडिट कमिटी सेक्शन 177। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक। सायोनारा, मिलते हैं अगले वीडियो में।